नमस्कार, आप देख रहे हैं हल्ला बोल। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। संसद की सुरक्षा में मजहब का क्यों सवाल है? हल्ला बोल में आज हम इसी पर चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले इससे जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते हैं। ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, लेकिन यह भी सवाल है कि क्या उसके पीछे भी कोई है। ललित झा को कोर्ट ने 7 दिनों के पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। ललित झा वही शख्स है जो पश्चिम बंगाल का है, वहां पर रेंटेड घर में रहता था। आज इसका पूरा कच्चा चिट्ठा हम हल्ला बोल में आपके सामने खोलेंगे। आपको बताएंगे कि वो कहां पर रहता था, उसकी मंशा क्या थी। आपको सुनाएंगे कि उसके मकान मालकिन क्या कह रही है इसके बारे में। लेकिन बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं, रिमांड कॉपी सामने आई है, उसमें ललित झा को मास्टरमाइंड बताया गया है। कोर्ट को पुलिस ने जानकारी दी है कि ललित झा का मकसद देश में अराजकता फैलाना था, लेकिन आ गया है अब चपेटे में। ललित झा अपनी मांगों को मनवाने के लिए सरकार पर दबाव बनाना चाहता था और इसी वजह से अब उसे पुलिस कस्टडी में भेज दिया गया है, जहां पर उससे पूछताछ होगी और पूरे मामले को निष्कर्ष तक ले जाने में कम से कम सहूलियत होगी कि साजिश किसने रची है। अगर वाकई सिर्फ ललित झा ने रची है या फिर वो गाइडेड था, ये मिसगाइडेड या फिर गाइडेड के बीच की बहस खत्म होगी जब ये तथ्य सामने आएंगे। अब बात करते हैं संसद की सेंधमारी को लेकर चल रही जांच और सियासत की। अब तक 5 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में, उनसे पूछताछ जारी है। ललित झा से कल रात से सवाल दागे जा रहे हैं। ललित झा दूसरे आरोपियों के फोन लेकर भाग गया था, लेकिन अब तक उसके पास से कुछ बरामद नहीं हो पाया। इस बीच सागर शर्मा के घर से एक डायरी बरामद हुई है। सोशल मीडिया में कई खुलासे हो रहे हैं। दूसरी ओर संसद की सुरक्षा में सेंध पर जो सियासत हो रही है, उसमें अब धर्म वाला एंगल भी आ गया है। विपक्ष पूछ रहा है, अगर संसद में सेंध लगाने वाले मुस्लिम होते तो बीजेपी क्या करती? वो ये आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी देश में उन्माद फैला देती। चलिए आपको उन 5 किरदारों के बारे में जरा बताते हैं जो पुलिस की गिरफ्त में है। पहला आरोपी यह है ललित झा, जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। यह उस दिन संसद के बाहर मौजूद था, दूसरे आरोपियों का वीडियो बना रहा था। वीडियो बनाने के बाद वो तमाम मोबाइल लेकर वहां से भागता है और अब वो पुलिस को बता रहा है कि राजस्थान में मैंने वो फोन्स डिस्ट्रॉय कर दिए हैं, यानी तोड़ दिए। बिहार का रहने वाला है, कोलकाता में लेकिन रहता है, किराए के मकान पर रहता है। कोलकाता में ट्यूशन पढ़ाता था, लोग इसे मास्टर जी के नाम से वहां आसपास में जानते हैं। अब दूसरा आरोपी सागर शर्मा, लोकसभा में कूदा था यही सागर, और ये लखनऊ का रहने वाला है। इसके घर से एक डायरी बरामद हुई है। भगत सिंह और चे गुवेरा का फैन अपने आप को बताता है। ई रिक्शा चलाता है। परिवार वाले कहते हैं कि बताइए, हमें तो पता ही नहीं था ये सब कर रहा है। इंस्टाग्राम पर साइलेंट वोल्केनो नाम से इसने अपना प्रोफाइल बनाया हुआ था। अब तीसरा चेहरा आपको दिखाते हैं, मनोरंजन। ये तीसरा किरदार है, तीसरा कैरेक्टर। मैसूर का रहने वाला है, ये भी संसद के भीतर था। इसी ने प्रताप सिम्हा के से ये पास जारी करवाया था। प्रताप सिम्हा ने भी पुलिस को यही बताया, जो कि बीजेपी के सांसद है मैसूरू से, कि इनके पिता ने वहां पर उनसे लगातार सिफारिश की थी। लगभग कई दिनों से, महीनों से चल रहा था और उसके बाद जाकर इसी शख्स के मनोरंजन की वजह से यह पास जारी हुआ। इसे कंप्यूटर साइंस में इंजीनियरिंग कर रखा है। आपने ठीक सुना, कंप्यूटर साइंस में इंजीनियर है ये मनोरंजन। अब चौथा किरदार आपको मिलवाते हैं, नीलम। नीलम को बताया जा रहा है कि कई सारे ऐसे विरोध प्रदर्शन में इनकी तस्वीर आती है। अब ये है नीलम, जिंद की रहने वाली है। संसद के बाहर नारेबाजी कर रही थी, पढ़ी लिखी है, एमफिल कर रखा है। किसान और पहलवान दोनों ही आंदोलन में जगह जगह पर विरोध प्रदर्शन में तस्वीरें हैं इनकी। अब आपको 5वें आरोपी से मिलाते हैं, अमोल शिंदे। महाराष्ट्र के लातूर का रहने वाला है। आप समझ रहे हैं कहां कहां से किरदार सारे जुड़ रहे हैं। जिंद, महाराष्ट्र में आपने देखा लातूर, कोलकाता, बिहार का रहने वाला मैसूरू। ये अलग अलग जगहों से लोगों को जोड़ के एक साजिश रची गई है। महाराष्ट्र के लातूर का ये रहने वाला है, संसद के बाहर मौजूद था। ये महाराष्ट्र से स्मोक कैनिस्टर लेकर यही आया था, ये अमोल शिंदे। इसको देखिए, सेना और पुलिस में भर्ती के लिए कई परीक्षाएं दिए, नाकाम रहा और वो इस साजिश को किस तरह से आगे ले जाता है। कैनिस्टर, स्मोक कैनिस्टर, जिससे वो पीला धुआं उड़ाया गया था, यही लेके आया था। तमाम सवालों पर चर्चा करेंगे। पहले ये रिपोर्ट देखिए और आज 4 सांसद हमारे साथ होंगे हल्ला बोल में। सुधांशु त्रिवेदी, राष्ट्रीय प्रवक्ता और सांसद भारतीय जनता पार्टी के, हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सैयद नासिर हुसैन, सांसद कांग्रेस पार्टी के। प्रियंका चतुर्वेदी, सांसद उद्धव गुट की, शिवसेना की तरफ से हमारे साथ चर्चा में जुड़ रही हैं।
मलकनगर सांसद बीएसपी के। लेकिन पहले ये रिपोर्ट। संसद के भीतर बवाल है, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन है, संसद परिसर की सुरक्षा सख्त है। इन सब के बीच संसद में सेंधमारी की जांच तेज है। दिल्ली पुलिस साजिश की कड़ियां जोड़ने में लगी है, आरोपियों से पूछताछ हो रही है। संसद के भीतर घुसपैठ और बाहर हंगामा करने वाले 4 आरोपी पहले से गिरफ्तार थे। गुरुवार की रात कांड का मास्टरमाइंड कहे जाने वाले ललित झा ने भी सरेंडर कर दिया। ललित झा वो शख्स है जो 13 दिसंबर को संसद के बाहर मौजूद था। नीलम और अमोल शिंदे ने जब कलर स्मोक फैलाकर नारेबाजी की तब ललित ने उनका वीडियो बनाया और सारे आरोपियों के फोन लेकर फरार हो गया। पुलिस ने देर रात ललित से कई घंटे पूछताछ की। 2 डीसीपी, एडिशनल सीपी समेत स्पेशल सेल के कई इंस्पेक्टर्स ने पूछताछ की। ललित ने बताया कि उसने अपने सभी साथियों के फोन को राजस्थान में तोड़कर फेंक दिया है। दिल्ली से भागकर ललित सीधा राजस्थान के अपने दोस्त महेश के यहाँ पहुंचा, जहां महेश ने उसे होटल में कमरा दिलाया। गिरफ्तारी के समय ललित के पास कोई फोन नहीं मिला। जब पुलिस के सामने सबसे बड़ी चुनौती आरोपियों के फोन बरामद करने की है। इस बीच आज तक की टीम कोलकाता में ललित झा के उस घर तक पहुंची जहां वो पिछले करीब 4 सालों से किराए पर था। लोग बताते हैं कि ललित झा के साथ उसके माँ बाप और भाई भी रहते थे। 10 दिसंबर को ललित के परिवार वाले बिहार चले गए और फिर ललित दिल्ली के लिए निकल गया, ये कहकर कि 3-4 दिनों में वो घर वापस आ जाएगा। गाँव जाता है बोल के मम्मी पापा छोटो भाई और ललित 6 साढ़े 5 शाम से निकला। अच्छा। बोलते हाँ आंटी हम दिल्ली घूमने जाता है, 3-4 दिन बाद आएंगे। अच्छा। यही बोल के गया। इस बीच ललित झा को लेकर ये तस्वीर अब सियासी तूफान खड़ा कर रही है। तस्वीर में उसके साथ टीएमसी के विधायक तापस रॉय दिख रहे हैं। अब बीजेपी टीएमसी को घेर रही है। दूसरी ओर तापस रॉय ललित झा से जान पहचान की बात से इनकार कर रहे हैं। तो ये तापस रॉय है, इनके साथ जो इनका ललित झा का जो मास्टरमाइंड है, पूरा जो कल ऑपरेशन हुआ उसका मतलब डायरेक्टर था। ये पूरा एकदम सब कुछ किया, उनका प्लान माफिक हुआ है। तो मतलब टीएमसी इतना बड़ा बात कर रहे हैं। जब हम लोग देखते हैं कि कोई देश विरुद्ध काम करते हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग जो है वो काम करते, उसके साथ टीएमसी का तो जोग होगा ही होगा, कनेक्शन होगा ही होगा। এটা প্রমাণ করতে পারলে এক জিনিস, আর প্রমাণ না করতে পারলে আমি ভাবছি, আমি নিজেও অ্যাডভোকেট এবং সিনিয়র মেম্বার কলকাতা হাইকোর্টের বারের, আমি ভাবছি যে এটাকে নিয়ে আমি, ওরা তো কথায় কথায় হাইকোর্ট আর আদালত দেখায়, আমি ভাবছি যে টুইটটা এবার জোগাড় করে আমি হাইকোর্টে যাব। संसद कांड के तार लखनऊ से भी जुड़े हैं। पुलिस को सागर शर्मा के घर से एक सीक्रेट डायरी मिली है। पुलिस को यकीन है कि वो डायरी कई रहस्यों को खोल सकती है और साजिश के उलझे हुए तारों को सुलझा भी सकती है। सागर की डायरी के इस पन्ने को गौर से देखिए। इसमें लिखा है, घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ पीकर गुजरने की आग भी धधक रही है। सागर के परिवार वाले उसकी डायरी पर कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं है। जी ये बताइए कि उसके साथ से एक डायरी मिली है, उस डायरी में बहुत कुछ लिखा है उसने। अच्छा। सागर में उनकी तबीयत खराब है, रहने दीजिए। हालांकि माता जी की इनकी तबीयत खराब है साफ तौर से, लेकिन उस डायरी में कई ऐसे अहम सुराग भी इंटेलिजेंस को मिले हैं जिससे पता चला है कि कहीं ना कहीं एक बड़ी प्लानिंग थी जिसकी वजह से वो इसकी तैयारी बहुत समय से कर रहा था। साजिश के तार जुड़ रहे हैं, सबूत मिल रहे हैं, लेकिन मकसद का पता नहीं चला। आज तक को सोशल मीडिया के जरिए रची गई साजिश के बेहद अहम सुराग मिले हैं। सोशल मीडिया पर सबूतों को खंगालने के बाद ये इस बात सामने आई कि इनमें से कई आरोपी 2 साल से बेहद सक्रिय थे। इन्होंने इंस्टाग्राम पर एक हैंडल बनाया था, नाम देशभक्त 88। इस पेज के जरिए कई लोगों को इससे जोड़ने की अपील की जा रही थी। ये प्रोफाइल अक्टूबर 2021 में एक्टिव किया गया। शहीद भगत सिंह के नाम पर लोगों को इससे जोड़ा जाने लगा। पोस्ट पर ललित और महेश कुमावत के कमेंट ये बताते हैं कि वो इसमें बाद में शामिल हुए। इसके अलावा उन लोगों के लिए एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया गया जिन्होंने भगत सिंह फैन क्लब में शामिल होने में दिलचस्पी दिखाई। इस व्हाट्सएप ग्रुप का इस्तेमाल संसद कांड की साजिश रचने के लिए किया गया। पुलिस सूत्र बताते हैं कि संसद कांड के लिए 5 से ज्यादा लोगों को पहले तैयार किया गया। संसद कांड की जांच के बीच सियासत भी तेज हो गई है। विपक्ष ने मुस्लिम वाला एंगल ढूंढ लिया है। अगर
मेरे साइन पर कोई आ जाते है असदुद्दीन ओवैसी एमपी के नाम पर, क्या हाल होता मेरा? क्या हाल होता भैया, आप जानते क्या हाल होता? और फिर अगर वो जो चार उसमें वो उनका नाम अगर अब्दुल होता, क्या होता फिर? अगर भूल से भी वो अगर मुसलमान होते तो आज देखते इन लोगों का पूरे देश में पूरी दुनिया में क्या तूफान ये लोग मचाते। उसी के नाम पर ये लोग पूरा देश में धार्मिक उन्माद फैलाते। दूसरी ओर बीजेपी कह रही है कि आतंकवाद का कोई धर्म नहीं होता। नजर में वोट होगा जात और धर्म के नाम पर। मोदी जी के नजर में उग्रवादी उग्रवादी होता है, आतंकवादी आतंकवादी होता है। हिंदू न होता न मुसलमान होता, केवल उग्रवादी होता, यही है। पर सदन में हंगामे के बाद विपक्ष के 14 सांसदों के निलंबन को लेकर विपक्ष ने मोर्चा खोला है। पास जारी करने वाले बीजेपी सांसद प्रताप सिम्हा को लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। टोटल ये दोनों बिल्डिंग जो है ये स्पीकर के अधीन आता है, स्पीकर के कार्यक्षेत्र में आता है। स्पीकर साहब ने जो कुछ भी आदेश दिया सर्वदलीय बैठक बुला के, वो आदेश सरकार इन लेटर एंड स्पिरिट हम फॉलो कर रहे हैं। लोगों को जिम्मेवारी होते हैं, उनको तो हम पूछेंगे कि भाई क्या हुआ। सिर्फ और सिर्फ स्पीकर साहब के ऊपर सारे मसला रखकर स्पीकर साहब के सारे जिम्मेवारी सौंपते हुए ये अपना जिम्मेवारी से भागना चाहते हैं। प्रताप सिम्हा के खिलाफ मैसूर में विरोध प्रदर्शन हो रहा है। मतलब ये कि बात तो संसद की सुरक्षा की है, लेकिन बवाल देश के कई अन्य हिस्सों में है। आज तक ब्यूरो। तो आइए सीधे चलते हैं। डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी हमारे साथ जुड़ गए हैं, सैयद नासिर हुसैन भी जुड़ गए हैं, प्रियंका जी जुड़ गई हैं हमारे साथ मलुक नागर साहब भी, 3 राज्यसभा के और 1 लोकसभा के मलुक नागर साहब, जिन्होंने सबसे पहले हनुमान बेनीवाल के साथ मिलकर इन दोनों को पकड़ा था। सुधांशु जी, आपके साथ शुरुआत करना चाहती हूं। विपक्ष हमलावर है, सरकार की तरफ से क्या कार्रवाई हो रही है? प्रताप सिम्हा कहां है? बहुत सारे प्रश्न हैं। चूंकि आप खुद एक राज्यसभा सांसद हैं, आप बताएं कि अब इस घटना के बाद आज स्थिति कहां पहुंची है जांच की, और प्रताप सिम्हा कहां है? क्या उनकी कोई जवाबदेही नहीं है? क्योंकि उन्हीं के रिक्वेस्ट पर इन दोनों को वहां दर्शक दीर्घा में ले जाया गया था। देखिए, सबसे पहले तो आपके इस पैनल में मलुक नागर जी बैठे, मैं उनका अभिनंदन करना चाहूंगा। ये मेरा इको हो रहा है, जरा इसको ठीक करा दीजिएगा। क्योंकि इन्होंने, हनुमान बेनीवाल जी ने और जो पंजाब के अपने एक सांसद थे, इन लोगों ने जो साहस दिखाया उस समय उसको पकड़ने में। क्योंकि देखिए, आज तो ये बात कहने में बहुत आसान लगती है कि उनके पास केवल स्मोक वाले बम थे, स्मोक वाले थे। उनके हाथ में कोई ऐसी चीज भी हो सकती थी जो खतरनाक हो। तो साहस इन्होंने दिखाया, मगर इसके बावजूद ट्वीट किया गया कि राहुल गांधी जी सीना तान के खड़े थे। वैसे अधीर रंजन चौधरी जी ने कहा हमारे सांसद सारे मजबूती से खड़े थे, तो मतलब वो सीना तान के खड़े थे, बाकी सब तो सीना झुका के खड़े थे। मेरे विचार से घटना के साथ ही उसकी ऑब्जेक्टिविटी को समाप्त करके उस पर सियासत करने की स्थिति बना दी गई थी, जिससे बचने का प्रयास करना चाहिए। संसद की सुरक्षा एक बहुत गंभीर संवेदनशील मामला है। हमारे संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी जी ने बताया है कि लोकसभा अध्यक्ष ने इस विषय के ऊपर जांच शुरू कर दी है। प्रताप सिम्हा जी की बात है, बिल्कुल तो मानी हुई बात है, जब जांच होगी तो उनसे भी पूछताछ होगी। और अब तो सारे देश को दिख रहा है, यदि देश के भिन्न भिन्न कोनों से लोग आ रहे हैं, आपस में ये कनेक्टेड हैं, इसका मतलब ये कोई सहज, स्वाभाविक या स्वतः स्फूर्त मामला नहीं है कि किसी के मन में कोई फीलिंग आई और उसने जाकर ऐसा कर दिया। ये एक व्यवस्थित योजनाबद्ध ढंग का किया गया प्रयास है। और दुख की बात यह है कि पिछले संसद के हमले में भी आइडियोलॉजिकल कवर देने का प्रयास किया गया था, और इस बार भी आइडियोलॉजिकल कवर देने का प्रयास किया जाता है। जब कांग्रेस के नेता कहते हैं कि वो तरीका गलत था मगर उनकी बात सही थी, मेरे तो समझ में नहीं आता है ये कह के वो करना क्या चाहते हैं। मैं एक और बात भी विनम्रता से कहना चाहता हूं, जो जानकारियां आई हैं, अभी तो जांच के बाद पूरी बात आएगी, यदि जो व्यक्ति अंदर चला गया था वो सागर शर्मा, उसके बारे में जानकारी आई है कि वो 12th पास है। मैं अपने लोगों से पूछना चाहता हूं 12th पास को कौन सी नौकरियां मिल सकती हैं आज की डेट में। वो एक ऑटो चला रहा था, उसके पिताजी कर रहे थे, जो ये कह रहे हैं ना कि बहुत वो होता था। तो मुझे बता दें कृपया हमारे पैनल में बैठे हुए लोग कि कौन सी ऐसी नौकरियां मिल सकती थी जो न मिलने के कारण इतना बड़ा फ्रस्ट्रेशन हो जाए
कि वो इस तरह की घटना करने का उपाय करने लगे। तो मुझे लगता है कम से कम इस मौके पर संवेदनशीलता का ध्यान रखना चाहिए, और ऐसा दुनिया में कहीं देखने को नहीं मिलता है। ठीक है, मैं पुनः एक बार कहना चाहता हूं, दुनिया के अन्य देशों में भी होता है, कभी कोई इस विषय के ऊपर प्रश्न नहीं उठाता, मगर यहां मौका मिलते ही राष्ट्रीय सुरक्षा जैसे संवेदनशील विषय पर राजनीति करने में हमारे विपक्षी नहीं चूकते। ठीक है प्रियंका जी, आप इस पर रिस्पॉन्ड कर सकती हैं। जो बड़ी बातें हैं बतौर सांसद आप इस मंच से क्या उठाना चाहेंगे? वहीं दूसरी तरफ आपको नहीं लगता है कि बेरोजगारी से इसे कनेक्ट करना, नासिर साहब भी जुड़ गए हमारे साथ, आ रही हूं सर इसके बाद। प्रियंका जी, इसको नौकरी से, बेरोजगारी से जोड़ना या फिर ये कहना कि शहीद भगत सिंह से जोड़ना इतने गंभीर मामले में ग्लैमराइज करने के बराबर हो जाएगा उसे, क्योंकि ये तो क्रिमिनल माइंड है ना, कोई आम व्यक्ति तो इस तरह का करने की सोच नहीं सकता है। तो ये क्रिमिनल माइंड से जिन्होंने इस तरह से साजिश को अलग अलग स्टेट्स में अंजाम दिया है। सब नहीं, सबसे पहले कौन ग्लैमराइज कर रहा है? ये न्यूज कहां से आई है? न्यूज़पेपर में आई, हम सब ने पढ़ी, कोई नहीं जानता था उनके क्या बैकग्राउंड है, किस स्थिति में आया। हम बस ये जानते थे एक भारतीय जनता पार्टी के सांसद ने इन लोगों के लिए एंट्री लेटर साइन किया है। कौन है, कहां से आए हैं, किस डिवर्स बैकग्राउंड से आए हैं, वो उससे अभी मेरा मतलब नहीं है। मेरा सवाल बस ये है, 22 सितंबर को राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी भी हैं, वो काफी जानकार भी हैं, इतिहास के जानकार हैं। मेरे 2 क्वेश्चन हैं। राज्यसभा में जब स्पेशल सेशन चल रहा था, भारी संख्या में महिलाएं लाई जा रही थी, बसेस में आ रही थी, वहां से नारेबाजी हुई थी, पॉलिटिकल स्लोगनरिंग हुई थी, मोदी जी हैं तो मुमकिन है। मैंने तभी एक चिट्ठी लिखी थी 22 सितंबर को जब सेशन कंक्लूड हुआ था कि ये मैसिव सिक्योरिटी ब्रीच है, इस पे कार्रवाई होनी चाहिए। उस पे भी किसी तरीके का संज्ञान नहीं लिया गया। मेरा सवाल बस ये है, 22 आपको याद होगा 22 साल पहले की जब पार्लियामेंट में घटना हुई थी, दुखद घटना हुई थी, पार्लियामेंट के अंदर नहीं आ पाए थे क्योंकि हमारे सुरक्षा कर्मियों ने अपनी जान तक गंवा दी थी पार्लियामेंट की डिग्निटी को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस समय पर जब जवाबदेही की बात आई थी, खुद मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स ऑन बिहाफ ऑफ होम मिनिस्टर उन्होंने आकर 3 दिन के अंदर अंदर स्टेटमेंट रखा था पार्लियामेंट के अंदर। भारतीय जनता पार्टी की सरकार तब भी थी और आज भी है। उन्होंने स्टेटमेंट रखा, फिर प्राइम मिनिस्टर ने अपना स्टेटमेंट दिया। हम आपसे बस ये कह रहे हैं कि बहुत बड़ी गंभीर चूक हुई है। क्या कारणवश हुई है, उन लोगों के क्या कारण थे, हम नहीं पूछ रहे हैं। हम कह रहे हैं ये सुरक्षा में चूक क्यों हुई। अब कोई बहाने बना रहा है, लोकसभा सेक्रेटेरिएट के हाथ में है, सिक्योरिटी जो है डिप्यूटी स्पीकर के हाथ में होती है लोकसभा के। क्या लोकसभा का डिप्यूटी स्पीकर है? नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी के लेवल पे ये पूरी सिक्योरिटी व्यवस्था आती है। क्या जॉइंट सेक्रेटरी है? नहीं है। कितनी उसमें पार्लियामेंट में जिम्मेदारी के जो पद हैं अब तक रिक्त है। तो सवाल ये उठ खड़ा होता है, इसके जिम्मेदार कौन? क्या भारतीय जनता पार्टी, और मैं कहती हूँ ये विपक्ष का ही सवाल नहीं होना चाहिए, सत्ता पक्ष के एमपीज को भी कहना चाहिए कि हमें ये जवाबदेही लेनी होगी और जवाब देना होगा। देश की जनता हमारी तरफ देख रही है कि जब अमित शाह जी पार्लियामेंट के अंदर आकर सीना तान कर और छाती ठोक ठोक कर कहते हैं मैं अक्साई चैन भी ले आऊंगा, मैं पीओके भी ले आऊंगा, आज वही गृह मंत्री टेलीविजन चैनल पे आकर, आप ही का शायद कार्यक्रम था एजेंडा आज तक में, उन्होंने पूरा पार्लियामेंट की सिक्योरिटी के बारे में जवाब सवाल किए। वही बात वो आकर पार्लियामेंट में क्यों नहीं करते हैं? पार्लियामेंट की गरिमा कौन गिरा रहा है? ये लोग गिरा रहे हैं। और इसलिए सवाल बनता है, इसमें राजनीति नहीं कर रहे हैं, ये देश की सुरक्षा का मामला है और इस पे हम सवाल उठाएंगे ही। सुधांशु जी, इसका जवाब दीजिए। देखिए, जो प्रियंका जी ने कहा कि हाँ ठीक है, स्पेशल सेशन में ऐसी एक घटनाएं हुई थी। राज्यसभा में उस समय हम भी मौजूद थे जब दर्शक दीर्घा से कुछ महिलाओं ने नारे लगाए थे और सबने एक स्वर से उसको कंडेम किया था। हमारे सत्ता पक्ष के लोगों ने भी कहा था वो गलत है। परंतु जब अगर आप पीछे गई तो इसी संसद में 40 से अधिक ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं जिसमें लोगों ने पैम्फलेट फेंके हैं, नारेबाजी की है, कूदे हैं, पिस्तौल भी लेके कूदे हैं और कई सारी चीजें जिन्हें हथियार की श्रेणी में रखा जाता है वो भी लेकर कूदे हैं। परंतु संवेदनशीलता क्या होती, मैं कहना चाहता हूं, आपने कहा संसद पे हमला हुआ था, पर यह संवेदनशीलता उस समय कहां चली गई थी कि जब सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय आ गया था और उस सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय में रेयर ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम शब्द लिखा था, यानी जो गंभीर से गंभीरतम अपराध है। उसके बाद 7 साल तक अफजल गुरु को फांसी नहीं हुई थी, यहां तक कि जिन लोगों ने अपने बलिदान दिए थे उन्होंने अपने मेडल लौटा दिए थे इस प्रोटेस्ट में कि हम सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के बाद फांसी क्यों नहीं हो रही है। मगर उस समय न किसी सेकुलर नेता की आंखों में आंसू आए थे, न सोनिया जी की आंखों में आंसू आए थे बटाला हाउस एनकाउंटर के आरोपियों पे।
इसलिए मैं कह रहा हूं संवेदनशीलता छोड़िए, उस भयंकर हमले के बाद राजनीति दिखाई पड़ रही थी। और प्रियंका जी, तब तो आपकी पार्टी पूरी तरीके से हमारे साथ थी। इसलिए मैं कहना चाहता हूं, इस संवेदनशील मुद्दे के ऊपर हमने कभी राजनीति नहीं की है, विपक्ष ने सदैव इस पर राजनीति करने का प्रयास किया। ठीक है, छोटा सा जवाब प्रियंका जी, क्योंकि मुझे फौरन इसके बाद सैयद नासिर हुसैन साहब के पास जाना है। छोटा सा जवाब। नहीं, बस 10 सेकेंड में जवाब दूंगी। शिवसेना आपके साथ हो, कहीं भी हो, किसी के साथ हो, शिवसेना सबसे पहले देश के साथ है। और देश में ये गंभीर मामला उठा है तो शिवसेना सवाल पूछेगी। शिवसेना कहीं भी हो पर भारत के साथ है, भारत की सुरक्षा के साथ है। और अगर जब सवाल के घेरे में आप आएंगे तो हम सवाल पूछेंगे। सैयद नासिर हुसैन साहब, आपको लगता है ठीक है इस तरह के एंगल इस पूरे मामले में निकालना? बोल लीजिए सुधांशु जी, एक लाइन, मतलब एक लाइन। एक लाइन, मैं सिर्फ एक ही लाइन। बिल्कुल सबके साथ होना चाहिए था, परंतु उस समय फांसी के साथ थे और अब उन लोगों के साथ आके लोग खड़े जिन्होंने नारा लगाया था, अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है। सैयद नासिर हुसैन साहब, भारत की संसद पर हमले के अंजना जी बहुत बहुत शुक्रिया। आप जो है शो होने के 18-20 मिनट बाद मुझे बुलाया बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नहीं, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे शुभकामनाएं और धन्यवाद देने के लिए। लेकिन सर, आप गाड़ी में बैठे थे, आपको आज तक पे सब टीवी पे देख रहे थे, आप कार में ट्रैवल कर रहे थे, आपका ऑडियो कट रहा था। चल रहा इतना था, अब 2 लोगों के बीच में इतना बात करा दे रहे हैं कि हम म्यूट स्पेक्टेटर के बैठे हुए हैं। बट एनीवे, थैंक यू सो मच। मैं सिर्फ इतना ही यहाँ पे कहना चाहूंगा कि जो है हमारे दूसरे को नहीं, सांसद जी पहले मेरा प्रश्न सुन ले। सैयद साहब, मेरा सवाल आपसे ये है कि चाहे वो देखिए 2-3 पार्टियां हैं, सबसे पहले ललन सिंह इंडिया गठबंधन के आपके जेडीयू साथी, उसके बाद से ओवैसी का मैं आपसे हिसाब नहीं मांगूंगी क्योंकि उनका अलग ही हिसाब चलता है। ये सब धर्म से जोड़ रहे हैं। सुप्रिया श्रीनेत आपकी पार्टी की है, उन्होंने भी कहा अगर ये दोनों मुस्लिम होते तो फिर सोचिए कैसा होता। ये इशारा करना या ये आरोप लगाना कि बीजेपी उन्माद फैलाती अगर ये मुस्लिम होते, क्या धर्म का ये कार्ड लाने की जरूरत है इतने गंभीर मामले में? हुसैन साहब। अंजना जी, मैं दो पॉइंट पे आपका 2 पॉइंट पे मैं आंसर करना चाहूंगा, जवाब देना चाहूंगा। एक तो सीधा जो है भारतीय जनता पार्टी के स्पोक्स पर्सन जो यहाँ पे अपनी बात रख रहे थे, सुधांशु जी कई बार हमारे साथ पैनल में रहे। इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है सुधांशु जी का, जो मुद्दा होता है जिसके ऊपर डिबेट होता है, डिबेट छोड़ के दुनिया की सारी बात के ऊपर अपनी बात रखते हैं। डिबेट पे जो डिबेट जिस मुद्दे पे डिबेट हो रहा है उसकी बात नहीं करते। हमारा सवाल सिर्फ इतना है, पार्लियामेंट के अंदर और पार्लियामेंट के बाहर एक जो है सिक्योरिटी की ब्रीच हुई है, उसमें एक एमपी भारतीय जनता पार्टी का उनको पासवर्ड देता है, उनको लेके जाता है। हम अब उसमें कैंस्टर्स ले गए थे, स्मोक बॉम्ब्स लेके गए थे, अब पता नहीं क्या क्या लेके गए थे, और कुछ लेके जाते। तो 700 से ज्यादा जो एमपी लोकसभा और राज्यसभा में जो रहते हैं, उनकी सिक्योरिटी का मामला जब है, ये 700 से ज्यादा एमपी पूरे देश को सिक्योरिटी देने की बात करते हैं, बिल्स पास करते हैं, उसके ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कशन करते हैं। उन्हीं की सुरक्षा आज खतरे में है, तो ये देश की सुरक्षा क्या करेंगे? हम सवाल यही कर रहे थे कि ये देश की सुरक्षा देखता है होम मिनिस्टर आना चाहिए, लोकसभा राज्यसभा में स्टेटमेंट देना चाहिए। उनके पास जो इनिशियल इंफॉर्मेशन है उसके ऊपर स्टेटमेंट की हम मांग कर रहे थे। लेकिन आप देखिए ये सरकार का तरीका काम करने का देखिए, जो स्टेटमेंट की मांग कर रहे हैं उनको सस्पेंड करते हैं। जो एमपी इन लोगों को अंदर लेके आया था, पासेस दिया था, अपने गाड़ी में बिठा के लेके आया था, उसको सस्पेंड नहीं करते। हमारा लिमिटेड फोकस है, लिमिटेड मांग है। हम कौन थे लड़के, कौन से किताबें पढ़ के आए थे, रेवोल्यूशनरी थे और पता नहीं क्या क्या, उनको नाम अलग अलग टीवी चैनल्स पे दिया जा रहा, उसमें हम जा ही नहीं रहे। किस पार्टी के थे, किस बैकग्राउंड के थे, क्यों थे, 12वीं पढ़े, पीएचडी करे, किस यूनिवर्सिटी से पढ़े, उसमें जा ही नहीं रहे हम। हमारा सिंपल लिमिटेड सवाल है, भाई होम मिनिस्टर आना चाहिए, स्टेटमेंट देना चाहिए। सुरक्षा का मामला है, इतने विशाल बिल्डिंग बने हैं, इतने पैसे, इतने करोड़ों रुपए खर्च किए हैं, यहाँ पे मल्टीपल स्क्रीनिंग होती है, मल्टीपल लेवल पे सिक्योरिटी को लगाया गया है। उसके बावजूद इतनी बड़ी चूक कैसी भी, कौन रिस्पॉन्सिबल है? जो इतने सारे एमपीज को और पार्लियामेंट बिल्डिंग को खतरे में डालने वाला जो एमपी है उसको क्यों सस्पेंड नहीं कर रहे? इतना हमारा लिमिटेड फोकस। क्या आपको लगता है कि ये मांग करना राज्यसभा में, लोकसभा में पार्लियामेंट मेंबर्स द्वारा ये क्या गलत है? मैं इतना ही
मैं इसमें नहीं जा रहा हूँ कि कौन अफजल गुरु को कब फांसी दिए थे, कौन खड़े हुए थे, वो डिबेट नहीं है। डिबेट का मौजूद सिर्फ पार्लियामेंट की सिक्योरिटी है। सुधांशु जी इसका जवाब दीजिए, लेकिन इस बीच आप जवाब दें उससे पहले आइए आपको सुना देते हैं आज एजेंडा आज तक में इसी मुद्दे पर गृहमंत्री ने क्या कहा था। ये बड़ा गंभीर मसला है और लोकसभा अध्यक्ष जी ने इसका गंभीर संज्ञान लिया है। विपक्ष इस पर राजनीति कर रहा है। मैं ऐसा नहीं कह रहा कि इसमें कहीं ना कहीं कोई चूक नहीं हुई, चूक निश्चित हुई, तभी तो घटना हुई है, परंतु इस पर राजनीति करे। सबको मालूम है कि पार्लियामेंट सिक्योरिटी लोकसभा अध्यक्ष के तहत रहती है। अध्यक्ष जी ने भारत सरकार के गृह मंत्रालय को एक पत्र लिखा है, हमने एक कमेटी बनाई है। देश के सीनियर मोस्ट डीजीपी में से एक डीजीपी के नेतृत्व में एक कमेटी बनी है और उसमें ढेर सारी एजेंसियों के सदस्य भी है। कुछ ही दिनों में इसकी रिपोर्ट अध्यक्ष जी के पास जाएगी और मुझे लगता है अध्यक्ष जी ही इसको प्रकाशित करे ज्यादा उचित है। ऐसी जितनी भी घटनाएं हुई, करीब करीब 40 घटनाएं हुई, जिसमें पर्चा डालने से लेकर, नारा लगाने से लेकर, पिस्तौल लेकर अंदर आ जाना, सदन के अंदर कूद जाना, ये तक की घटनाएं हुई और हर बार लोकसभा अध्यक्ष ने ही इसका संज्ञान लिया है और अध्यक्ष जी ने एक कमेटी बनाकर इसकी जांच करी है। हमने एफआईआर भी रजिस्टर कर दिया है, जांच की कमेटी भी बन रही है। मुझे लगता है 15-20 दिन में वो लोग अपनी रिपोर्ट लोकसभा स्पीकर साहब को सौंप देंगे। मगर मैं इतना सुनिश्चित करता हूं क्योंकि उन्होंने जो कमेटी का परव्यू बनाया है, घटना की भी जांच करने के लिए कमेटी को काम सौंपा है और लोकसभा की सुरक्षा को आगे कैसे चुस्त दुरुस्त किया जाए वो भी काम सौंपा है। सुधांशु जी अब आप अपना जवाब पूरा कीजिए। हाँ, देखिए मैं नासिर हुसैन साहब से विनम्रता से कहना चाहूंगा कि उन्होंने कहा कि मैं इधर उधर की बात करता हूं। शायद नासिर हुसैन साहब को पता नहीं, इधर की तो छोड़िए, अपने उधर की बात नहीं पता। मान्यवर, मेरा बयान नहीं है। अधीर रंजन चौधरी जी जो नेता प्रतिपक्ष हैं कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने टीवी पे आके बाइट दी थी, बेरोजगारी और मुद्दा सही था वगैरह वगैरह। तो ये हमारा विषय नहीं था। दूसरा, सभी सम्मानित सांसद यहां पैनल पे बैठे हुए हैं। गृह मंत्री जी ने जो बात कही, अभी नासिर हुसैन साहब ने क्या कहा, इनिशियल जांच की डिटेल दी है। मान्यवर, किसी भी जांच की इनिशियल नहीं, फाइनल डिटेल ही रखी जाती है सदन के पटल के ऊपर, पूरी परिपूर्ण होने के बाद। और हमारी पार्टी वो नहीं है आपकी तरह कि जांच शुरू नहीं हुई निष्कर्ष पहले आ गया। याद करिए ना, दिग्विजय सिंह जी आपके यहां तो गजब रहता था ना। उधर मुंबई का हमला हुआ, उन्होंने कहा आरएसएस ने करवाया। उधर बोधगया में ब्लास्ट हुए, उन्होंने कहा जी आरएसएस ने करवाया। उधर पता चला वो समझौता एक्सप्रेस हुआ, अभी जांच पूरी नहीं हुई, इनिशियल स्टेज में थी, पलट के कह दिया कि उन्होंने करवाया। तो शायद आपको अपने दौर का ध्यान होगा कि इनिशियल स्टेज में ही निष्कर्ष ड्रॉ कर देते हैं। हमारे गृह मंत्री जी ने बहुत कहा है, फाइनल स्टेज के बाद बाकायदा पूरी रिपोर्ट सभी के सामने आएगी। इसीलिए इस विषय पर ईमानदारी से प्रतीक्षा करके हमें प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अंजना जी, मैं क्या नहीं कमेंट? बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन छोटा सा कमेंट सर, मुझे मलूक जी के पास जाना है। अरे भाई, उनको इतना बड़ा बड़ा दे रहे हैं, मुझे भी थोड़ा टाइम दीजिए ना। इतना बड़ा लंबा टाइम उनको दे रहे हैं तो इसमें फिर मैं सीधा पॉइंट पे आ रहा हूं, मुद्दे पे आ रहा हूं। 22 साल पहले जब इसी तरह की घटना, इसी बड़ी घटना जब हुई थी, कई कांस्टेबल जब मारे गए थे, उसके दूसरे दिन कौन स्टेटमेंट दिया था पार्लियामेंट में, चेक करके दीजिए। स्पीकर दिए थे या होम मिनिस्टर जब दिए थे, ये चेक कर लीजिए। अचानक जो है स्पीकर के ऊपर डाल के होम मिनिस्टर अपनी जिम्मेदारी से भागना जो चाह रहे हैं और टीवी पे, एजेंडा आज तक पे, टीवी चैनलों पे जाके बोल सकते हैं जब पार्लियामेंट जब सेशन में है, पार्लियामेंटेनेंस को एड्रेस कर नहीं सकते। ठीक है, मणिपुर में यही प्रियंका जी भी कह रही थी। दोनों का जवाब एक बार फिर सुधांशु जी से लेंगे। मलूक जी बोलिए। एक मिनट, कट मत कीजिए आप, मुझे कट मत कीजिए। नहीं, कोई नहीं कट। प्रधानमंत्री आके सदन के बाहर से बयानबाजी कर सकते हैं, पार्लियामेंट के अंदर आके मणिपुर के बारे में बयान नहीं दे सकते। तो इनका जो एरोगेंस और एडामेंसी है ना, इश्यू के लेके हम लोग सवाल खड़ा करते हैं। जो इनके पास इमीडिएट जो इंफॉर्मेशन था वो आके पार्लियामेंट मेंबर, क्योंकि उनकी सुरक्षा का सवाल, पार्लियामेंट के मेंबर की सुरक्षा का सवाल है, वहां पे आके इनिशियल स्टेटमेंट देना चाहिए था। उसके बाद जो विस्तार से जो इंक्वायरी जब आएगी 2 महीने 3 महीने 4 महीने बाद जो रिपोर्ट आएगी जब दे सकते। उसके पहले आपको अपने पार्लियामेंट के मेंबर्स को जो है आपको कॉन्फिडेंस दिलाना होता है कि ये मामला था, इसमें ये था, हम ये कर रहे हैं। उतना भी अगर होम मिनिस्टर करेंगे नहीं और जो लोग डिमांड कर रहे हैं उनको सस्पेंड करेंगे, तो जाहिर सी बात है जो है उसके बाद पॉलिटिसाइजेशन होगा ही। लेकिन हमारा फोकस लिमिटेड डिमांड है। ठीक, आप दोनों के सवाल का जवाब मैं सुधांशु जी से लूंगी, लेकिन उससे पहले मलूक नागर साहब,
एक बार फिर लगातार तीसरे दिन हल्ला बोल पर आपसे मुलाकात हो रही है, क्योंकि मैं हाईलाइट करना चाहती हूं कि हनुमान बेनीवाल, मलूक नागर, ये देश के वो सांसद हैं जिन्होंने देश की संसद में दर्शक दीर्घा से जब दो लोग कूदे और संदेहात्मक तरीके से उन्होंने वहां पर उत्पात मचाया, जो कि एक बड़े खतरे की आशंका थी। तब तक किसी को नहीं पता था कि उनके पास क्या है, वो क्या कर सकते हैं। आप लोगों ने उनको ओवरपार किया। मलूक साहब, लेकिन अब इस पूरे मामले को लेकर हर पार्टी की तरफ से तमाम बयान आ रहे हैं। चूंकि आप वहां पर मौजूद थे, आपकी प्रतिक्रिया इन सवालों पर जो अब सरकार पर उठाए जा रहे हैं? देखिए अंजना जी, जो मुझे लगता है साफ तरीके से बात नहीं हो रही है और इसमें राजनीति को बीच में लेके आ रहे हैं और हर किसी का जवाब कहीं ना कहीं राजनीति से जुड़ा हुआ दिखता है। उसमें राजनीति की एक स्मेल आती है। प्रश्न तो ये है कि अंदर वो गए या नहीं गए। तो अंदर अगर गए तो सुरक्षा में चूक 100% हुई। अगर सुरक्षा में 100% चूक हुई तो जो विदेश में बैठी ताकतें हैं जो उग्रवादी से संबंधित हैं और वो हमारे देश के बारे में पहले ही बात कर रही हैं, और आज अगर संसद नहीं चलने दी जाती तो हमारे दो नुकसान सीधे सीधे हो रहे हैं। एक तो विदेश में बैठी ताकतें जो हमारे देश को कमजोर करना चाहती हैं, जो उग्रवादी हमारे देश के बारे में खराब सोच रखते हैं, जो आसपास के पड़ोसी देश जो भूखे मर रहे हैं और हमारा देश तरक्की कर रहा है, जो इससे चिढ़ते हैं, उन लोगों की हिम्मत बढ़ती है कि देश की संसद में ऐसे वहां जाया जा सकता है और संसद में घुसने के बाद वहां विपक्ष ऐसा है जो संसद को आपका कहना है कि सब एकजुट रहे। एक सेकंड, आपको टोक रही हूं सर, बड़ी खबर इस वक्त आ रही है। आपको बता दें, ललित झा जिसे मुख्य आरोपी मास्टरमाइंड सब बताया जा रहा है, उसके घर बिहार पुलिस पहुंच गई है। बिहार के दरभंगा का रहने वाला बताया जा रहा है ललित झा, और ललित झा के घर बिहार पुलिस पहुंची है। इससे पहले हमने आपको दिखाया था, हम पहुंचे थे उसके मकान मालकिन तक। मकान मालकिन क्या इस मुद्दे पर कह रही है वो भी आपको सुनाएंगे, लेकिन उससे पहले हम तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको। बिहार पुलिस दरभंगा में ललित झा के घर पहुंच गई है। गंभीर मामला है, देश की संसद में सुरक्षा में सेंध लगाने का मामला है। ललित झा यही वो शख्स जिसे आप देख रहे हैं, इसने शहर दर शहर, मैसूरू से लेकर कोलकाता, कोलकाता से लेकर जिंद से लेकर लातूर, इन तमाम जगहों पर अलग अलग तरीके से लोगों को जोड़ा, सोशल मीडिया के जरिए जोड़ा, व्हाट्सएप के जरिए जोड़ा और फिर इस पूरे प्लान को अंजाम तक पहुंचाया। जल्दी से आपको सुना देते हैं इस ललित झा के बारे में जिसे मास्टरमाइंड बताया जा रहा है, और यह सवाल भी पूछा जा रहा है क्या इस ललित झा के पीछे भी कोई बड़ी ताकत है। ललित झा की मकान मालकिन क्या कह रही है उसके बारे में, कोलकाता वाले घर में, क्योंकि ये है तो बिहार का, दरभंगा का, लेकिन ये कोलकाता में रेंटेड घर में रहता था। सुनिए क्या कह रही है उसकी मकान मालकिन। ललित झा इसी फ्लैट में रहते थे ना? आपका अभी क्या फ्लैट? हाँ, आपका मेरा फ्लैट है कि रेंट पे रहते थे? हाँ, 5,000 रुपया भाड़ा दिन में हुआ था। करेंट भाड़ा नहीं 5,500-6 हजार पड़ जाता है। पंखा 2 पंखा चलता है, सब लेके 5,500-6 हजार रुपया हो जाता है। कौन कौन रहते थे? मम्मी, पापा, ललित, सोनू, ललित का छोटा भाई। आप लोगों ने बहुत करीब से देखा है ललित को, कभी कुछ लगा? कुछ नहीं माने मेरा बेटा चे ललित को हम ज्यादा ভালোবাসता है। लिखा पढ़ा चला, इतना शांत है, किसी के साथ झगड़ा नहीं, किसी को कोई नहीं, माथा नीचू कर जाता है, माथा नीचू कर आता है। हम पूछ कर जीता है, ललित बाजार गया था? हाँ आंटी, हम बाजार गया था। ऐसे बात, बहुत अच्छा बात। लास्ट 10 दिसंबर मम्मी 2 बजे निकले, ललित शाम 6-6:30 बजे निकला था। हम नहीं जानता है, मेरा नीज में एक भाड़ा था, उसको बोल गया। जब वो हाथे बैग है तो बोलते ललित तुम कहाँ जाता हो? हाथ में बैग, बोलते आंटी हम दिल्ली घूमने जाता है, 3-4 दिन मत आएंगे। इस 3 दिसंबर वो लोग यहाँ से निकले थे। तो ये मकान मालकिन को आप सुन रहे थे, वो कह रही है कि सामने से उन्हें अच्छा लगता था और बहुत शांत स्वभाव का दिखता था। मलूक बाबू, आपको जरा सुनाती हूँ। देखिए ये पॉलिटिक्स कैसे अब बंगाल तक पहुंच गई है, क्योंकि वहां टीएमसी के विधायक को लेकर अब शुवेंदु अधिकारी क्या कह रहे हैं वो जल्दी से आपको सुना देते हैं, फिर चर्चा आगे लिए चलेंगे। इशू यही है, ललित झा का साथ टीएमसी का यूथ विंग्स का वो फंक्शनरीज है। सीधा सीधा ललित झा का साथ टीएमसी का एक तस्वीर नहीं, मल्टीपल नंबर ऑफ तस्वीर है जो घूम रहा है सोशल मीडिया के द्वारा।
he is very close to TMC district president and MLA ex-minister Tapas Rai. Not only Tapas Rai, नॉर्थ कलकत्ता और कलकत्ता का बहुत सारे टीएमसी का प्रोमिनेंट लीडर, पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव, उसका साथ ललित झा का सीधा सीधा संपर्क था, अभी भी है, बरकरार है। इसलिए ये जो हादसा हुआ है, इस इंसिडेंट के पीछे टीएमसी और ममता बनर्जी की क्या रोल है, उसको भी जांच होना चाहिए। तो सुधांशु जी, समझ नहीं आया, दिल्ली में जांच अभी पूरी होने का इंतजार है, लेकिन लगता है बंगाल में तो जांच पूरी हो गई है। देखिए, शुभेंदु अधिकारी जी ने सिर्फ एक सवाल पूछा है ना, क्योंकि जब इस प्रकार के तथ्य सामने आए, अभी देखिए जो उसकी मकान मालकिन बोल रही थी, उन्होंने क्या कहा, एकदम शांत स्वभाव का था, ऐसा कुछ नजर नहीं आता था। इसका मतलब यह तर्क खारिज हो जाता है कि प्रतिक्रिया में, रिएक्शन में कुछ किया। जो रिएक्शन में करने वाले लोग होते हैं वो बड़े उग्र स्वभाव के और अधीर टाइप के होते हैं, जैसे कुछ भारत में नेता हैं जो बहुत तेज रिएक्शन में दिखाई पड़ते हैं। अगर कोई शांत स्वभाव का व्यक्ति कर रहा है, इसका मतलब बिल्कुल ठंडे दिमाग से किया गया काम है, जिसके तार दरभंगा, कोलकाता, मैसूर, लातूर, जींद, गुरुग्राम, लखनऊ। अब कोई कहे कि ये सब ऐसे ही हो गया, स्पॉन्टेनियस यानी स्वतः स्फूर्त हो गया, तो ये गले के नीचे उतरने वाली बात नहीं है। इसलिए सिर्फ एक सवाल है, जांच तो होती रहेगी, जांच होगी, जांच के बाद ही निष्कर्ष सामने आएंगे। परंतु यदि ये आरोप लगा है तो मेरे ख्याल से टीएमसी को कह देना चाहिए कि हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये बात एक बार स्पष्ट हो जानी चाहिए। मगर एक और बात कह रहे हैं, अभी नासिर हुसैन साहब को इस बात को लेकर बड़ी आपत्ति थी कि वो 6:19 पे उनको आए, जबकि 6:09-10 तक तो आपका पैकेज ही चला, और तब तक प्रियंका जी बात कर रही थी। मतलब इंडी गठबंधन का आधार इतना कमजोर है कि सीटें साझा करना तो छोड़िए, मतलब टाइम भी साझा करने को तैयार नहीं। अरे भाई, आप ही गठबंधन के प्रतिनिधि बोल रही थी। प्रियंका जी देखिए, फिर से मैं देख रही हूँ आज सुधांशु जी सारे सवालों से हर वॉट अबाउटरी कर रहे हैं, कोई भी जो मुद्दे का सवाल है उस पर जवाब नहीं दे रहे हैं। मेरा सवाल मैं फिर से दोहराऊंगी, यहाँ वहां की आप मत बात करिए, आप बस बताइए टीएमसी के नेता के साथ कोई फोटोग्राफ है, कोई उनका बैकग्राउंड है, कुछ भी आप सब चीज की बात कर रहे हैं। मैं आपसे बस एक सवाल पूछ रही हूँ, वो किसके लेटर पे आए थे, एंट्री किसके लेटर पे मिली, बीजेपी के। सुरक्षा की जिम्मेदारी किसकी, लोकसभा, अगर सेक्रेटेरिएट की भी कहते हैं, लोकसभा के स्पीकर कौन, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मेंबर रह चुके हैं, अब क्योंकि निष्पक्ष है स्पीकर की चेयर में है। होम मिनिस्ट्री की जिम्मेदारी किसकी, हमारे भारतीय जनता पार्टी के मंत्रीगण की। तो अगर सारी जिम्मेदारी भारतीय जनता पार्टी की होती है तो भारतीय जनता पार्टी, मैं तो कहती हूँ विपक्ष को छोड़िए, सत्ता पक्ष की ये मांग होनी चाहिए कि जवाब दे दीजिए, क्योंकि ये देश की सुरक्षा का मामला है। और मलूक नागर जी से बस एक चीज कहूंगी, उन्होंने कहा सबको एकत्रित होना चाहिए। आपको पता होगा या नहीं होगा, 0 आवर में मैंने भी खालिस्तानी टेररिस्ट के बारे में कहा था कि पार्लियामेंट अटैक की वो बार बार थ्रेट्स दे रहे हैं। अगर आप कह रहे हैं सबको साथ रहना चाहिए, 15 एमपीज को सस्पेंड कर देना, क्योंकि उनकी एकमात्र मांग है कि इस पे सदन में चर्चा हो। क्या एक स्ट्रांग मैसेज पार्लियामेंट से नहीं जाना चाहिए गृह मंत्री का पूरी दुनिया में कि हम इस तरीके का व्यवहार सहेंगे नहीं, अगर हमसे कोई चूक हुई है तो हाँ हम उसका भूल सुधार करेंगे, पर जिसने ये कृत्य किया है हम उसको छोड़ेंगे नहीं। क्यों आप उनको डिफेंड कर रहे हैं कि आकर बात नहीं कर रहे हैं? दीजिए, संसद से मैसेज दीजिए, टेलीविजन चैनल के प्लेटफॉर्म से मैसेज नहीं चाहिए हमें मैसेज चाहिए, दुनिया को चाहिए, देश को चाहिए, इन खालिस्तानी आतंकवादियों को देना चाहिए। कहां से? पार्लियामेंट से, जिससे वो मलूक नागर जी ठीक है, एक सेकंड, मलूक जी बोले, फौरन आ रही हूँ, बहुत देर से हाथ उठा रहे हैं जी। मलूक जी आ रही हूँ। सुधांशु जी देखिए, नहीं वो एक तो मेरी बात बीच में रोक दी थी। जो भी प्रियंका जी कह रहे हैं कि सबको साथ होना चाहिए, ये बात जो इनकी और हमारी डिमांड है, ये बात तो सच है। लेकिन अभी मैं एक चीज पूछना चाह रहा हूं, पूरे आपके जो पैनल पे सारे लोग हैं, 2001 में घटना घटी, 4 तक एनडीए की सरकार थी, तो क्या इंप्रूवमेंट सिक्योरिटी में किया, या उस समय कितने कानून बदले गए? और 2004 से 2014 तक 10 साल यूपीए की सरकार थी, कितने कानून बदले इन्होंने, कितने अमेंडमेंट किए एक्ट में? क्या सिक्योरिटी में इन्होंने अमेंडमेंट किया जो अब यहाँ बात किस तरीके से रख रहे हैं?
और 2014 से सुधांशु जी बैठे हैं। आज 2019 से 2024 तक करीब 9.5 साल होने को हैं। इतने कानून बदल दिए, इतने अमेंडमेंट ले आए। क्या कोई सिक्योरिटी पे यूएस की तरह, यूके की तरह, यूरोप की तरह, इजराइल की तरह, रूस की तरह, क्या कोई हाई टेक्निक उससे भी ज्यादा पूरा होमवर्क डिटेल करके क्या अपग्रेडेशन किया जैसे कानून में करें? अगर नहीं किया तो ये घटना घटी। तो अब घटना पे तो बात हो रही नहीं, सिक्योरिटी पे क्या हो बात हो नहीं रही। 2024 का चुनाव दिख रहा है, उसमें कौन अपनी बात बढ़िया तरीके से कह दे ताकि वोट मिल जाए। देश कोई मतलब नहीं, राष्ट्र प्रेम कोई मतलब नहीं, देश की बाहर बदनामी हो रही है कोई मतलब नहीं, उग्रवादियों को लग रहा है संसद में घुसा जाता है कोई परवाह नहीं, बाहर खिल्ली उड़ रही है कोई परवाह नहीं। क्यों ऐसी बात कर रहे हैं? ठीक है, जवाब लेते हैं बातों को प्रियंका जी कह करके कह रहा हूं कि इस पे हमें सब एक दिखना चाहिए। और जान हमारी खतरे में थी और हमने जान खतरे में डाली, हमें भी दुख है और हम चाहते हैं कि जिम्मेदारी फिक्स हो। जो बीजेपी का एमपी है वो भी जांच के दायरे में आए, हम ये भी चाहते हैं, लेकिन इसके पीछे राजनीति नहीं होनी चाहिए। जी जी जी, प्रियंका जी छोटा सा जवाब मुझे नासिर हुसैन साहब और फिर सुधांशु जी से जवाब लेना है। बस एक छोटा सा जवाब है। राजनीति कौन कर रहा है ये खुद आपको आत्मचिंतन करने का विषय है। आप कह रहे हैं चर्चा इस पे नहीं होती, उस पे नहीं होती। चर्चा कराने की जिम्मेदारी किसकी है नागर साहब? और कौन संसद में इस तरीके का माहौल बना रहा है कि चर्चा ही ना हो? कौन संसद में आकर जवाब नहीं दे रहे? मैं आपसे बस एक स्पष्ट कह रही हूं, आपने कहा 2004 से 14 पे इसकी जिम्मेदारी थी, जो 2014 से इनकी थी। 2004 से 14 में क्या इस तरीके की घटना सामने आई? वाजपेयी जी के समय पे ये घटना हुई, हमने सबने देश ने एकजुट होकर ये वादा किया हम ये फिर से घटना नहीं होने देंगे। और सच्चाई ये है कि देश में फिर से ये दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में हुई है, उन लोगों के कार्यकाल में हुई है जिन्होंने वादा किया था पीओके भी लाएंगे, एक्साइज चेन भी लाएंगे, पर अब जवाब देने से टाइम बहुत कम है। मलूक साहब सिर्फ 2 लाइन, राष्ट्रीय सुरक्षा को आगे रखकर बोल रही हूँ जी, सिर्फ 2 लाइन मलूक जी। हाँ, शॉर्ट में 2 लाइन में। 2001 की घटना के बाद जो इंक्वायरी में जो रेजोल्यूशन पास हुए कि ये अपग्रेडेशन हो 2004 से 2014 के बीच में, क्या उनका कंप्लायंस प्रियंका जी किया गया? ठीक है, बोलो सैयद नासिर हुसैन साहब। एक 2 पॉइंट पे सिर्फ मैं अपनी बात रखना चाहता हूँ। एक तो मलूक नागर साहब बार बार पूछेंगे 2001 के बाद में क्या सिक्योरिटी में इंप्रूवमेंट हुआ, क्या कंप्लायंस रिपोर्ट का कंप्लायंस हुआ क्या? भैया उनको तो ये समझना चाहिए कि नई पार्लियामेंट बिल्डिंग है, करोड़ों रुपए इसके ऊपर खर्चा गया था। आप लोगों के टेलीविजन चैनल्स में इतना दिखाया गया था इस पार्लियामेंट हाउस के बारे में कि तो ऐसा है तो वैसा है, तो प्रधानमंत्री जी जाके खुद ही चेयर चेक कर रहे हैं, नीचे झुक के देख रहे हैं, पता नहीं क्या क्या फोटोज आप लोगों ने दिखाया था। तो इसकी सिक्योरिटी में ब्रीच कैसा हुआ, ये जवाब सरकार को देना है। ना तो प्रियंका जी देंगे, ना तो नासिर हुसैन देंगे, ना हम बनाए थे ये पार्लियामेंट बिल्डिंग। पार्लियामेंट बिल्डिंग बनाई गई थी एनडीए सरकार द्वारा, जवाब उनको देना। पॉइंट नंबर 1 स्ट्रेट सवाल है, स्ट्रेट जवाब दीजिए सुधांशु जी, टाइम बहुत कम है। लेट मी फिनिश। पॉइंट नंबर 2, बार ये जो बात आ रही है कि इनके पीछे कौन है, कैसा है, भाई हम वो सब चीजों में जा ही नहीं रहे हैं। आप इंक्वायरी करवाइए और उसके बाद में आपका इंक्वायरी रिपोर्ट पार्लियामेंट के अंदर प्लेस कर सकते हैं या स्टेटमेंट दे सकते हैं, आप दीजिए। हम सिंपल सवाल पूछ रहे हैं। ये भैया आप जो आदमी देखिए, नासिर हुसैन साहब मीडिया पे ठीकरा फोड़ने पे आ गए। मैं याद दिलाना चाहता हूं, इस देश के एक सांसद थे जो मुख्यमंत्री हो गए, उन्होंने पूरा वीडियो संसद के अंदर का जाके बनाया था। जब उन पे कार्रवाई की गई थी तो आप उसके बचाव में आके खड़े हो गए थे। और मैं ये भी, मलूक नागर जी ने जो सवाल उठाया बिल्कुल जायज है। हमने एविडेंस एक्ट में भी बदलाव किया और यूएपीए में भी एक्ट में भी बदलाव किया है। और तीसरी बात, चूंकि यहां दुनिया भर की बात आ गई, प्रियंका जी ने कहा दुनिया में क्या संदेश जाएगा, मलूक नागर जी ने, दुनिया में 2 सबसे बड़े सिक्योरिटी लैब्स जो हुए हैं, एक अभी जो इजराइल और हमास घुस गया इजराइल में, और एक 9/11। मैं पूछना चाहता हूं सुधांशु जी से बहुत दूर की बात हो गई, बस एक सेकंड उनको दिखा दीजिए मेरे साथ। प्रश्न इतना है, वो कह रहे डेरेक ओब्रायन को वेल में जाने पर निलंबित किया जाता है। प्रताप सिम्हा कहां है? प्रताप सिम्हा सामने आकर अच्छे से बता दे कि क्या हुआ नहीं हुआ। ऐसे मामले में तो कोई भी अबाव सस्पिशन नहीं हो सकता है ना। प्रताप सिम्हा सबके सामने नहीं, जांच एजेंसी के सामने जो बोलना होगा बोलेंगे। और डेरेक ओब्रायन जी के विषय में चेयरमैन ने बोला कि वो रिपीटेडली ऐसी हरकतें की हैं, पिछले सत्रों में भी की हैं। पूरा आप वीडियो फुटेज निकाल के। चलिए, वक्त हमें इतने की इजाजत देता है। आप सभी का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर हमारी नजर है। जांच जिस तेजी से आगे बढ़ रही है, हर खबर इससे जुड़ी हुई आपको देते रहेंगे। आप देखते रहेंगे।